हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एस अकेडमी सतना। मैं रोहित सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एनसीईआरटी की समरीज लेके। दोस्तों, हमने अपने पिछले लेक्चर में, जो कि हमारा क्लास 6 का एनसीईआरटी का लेक्चर था, क्लास फर्स्ट का, उसमें हमने रशीदा के बारे में बात की थी। उसके मन में कुछ सवाल था और उसको लेकर पूरा चैप्टर था, जिसमें उसने ये जानना चाहा था कि लोगों को कैसे पता चलता है कि 100 साल पहले, 1000 साल पहले लोग कैसे थे, क्या खा रहे थे, कहाँ रह रहे थे। ये उसके मन में सवाल था और इसको फ्रेम करके एनसीईआरटी ने एक चैप्टर 1 बनाया था। आज हम चैप्टर 2 की बात कर रहे हैं और इसमें भी एक स्टूडेंट है और इनका नाम तुषार है। और तुषार के मन में ये सवाल आया जब ये दिल्ली से चेन्नई जा रहे थे अपने कज़न की वेडिंग में, तो उनके मन में सवाल है कि आज तो हमारे पास ट्रेन है, हम इतनी लंबी दूरी की यात्राएं बहुत जल्दी कर लेते हैं और काफ़ी आनंद भी आता है इसमें। लेकिन पहले के ज़माने में जब लोगों के पास ट्रैवल करने के कोई साधन नहीं थे, तब वो लोग कैसे ट्रैवल करते थे और करते भी थे कि नहीं करते थे, करते थे तो कितनी दूर तक जाते थे। कुछ मन में उसके सवाल थे और इसी को देख कर एनसीईआरटी ने चैप्टर नंबर 2 फ्रेम किया, जिसकी हेडिंग है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। इसका मतलब ये है कि किस तरह जो आदि मानव थे वो शिकार से शिफ्ट हुए खेती की ओर, कृषि की ओर। इसको लेकर ये पूरा चैप्टर है और यहाँ पे कहा गया कि कृषि कैसे उन्होंने की, क्यों की, क्या सर्कमस्टांसेस उनके सामने थे, क्या रीजंस थे, उसको लेकर ही हमें चलना है। तो पहला सवाल तुषार जी के मन में ये था कि द अर्लीस्ट पीपल व्हाई वर दे ऑन द मूव। जो आदि मानव था वो क्यों एक जगह से दूसरी जगह पलायन करता था और रहता था। तो इसके लिए एनसीईआरटी ने बताया है कि आज से लगभग 2 मिलियन ईयर्स एगो, यानी 20 लाख साल पहले, जो आदि मानव था वो मूलतः हंटर गैदरर्स था। मतलब वो शिकार करता था और जो वनोपज थी, जो फॉरेस्ट से उसको प्रोड्यूस मिलता था, उससे वो अपना जीवन यापन करता था। लेकिन इस पे उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं थी कि उसको ये पता नहीं रहता था कि आज मैं शिकार पर कर पाऊंगा कि नहीं, शिकार मिलेगा तो कितना मिलेगा, उसका परिवार का पेट चलेगा कि नहीं चलेगा। बहुत सारे उसके मन में सवाल थे, शंकाएं थी। जंगल गया, वहाँ पे उसने जंगली जानवरों को मारा, कुछ मछलियाँ पकड़ी, चिड़िया पकड़ी, कुछ फूड इकट्ठा किया। अलग अलग उसके पास रीजंस थे कि किस तरह वो अपने खाने की जो सिक्योरिटी है उसको सिक्योर करे। लेकिन जब एक वक्त आता है, जैसे हम बात करते हैं कि मौसम बदलता है, जो चीज़ हमें ठंड में मिलती है वो गर्मी में उपलब्ध नहीं होती है, बारिश में कभी कभी जीव को उपार्जन जो होता है काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आज हम आप शहर में रहते हैं तो हमारे लिए काफ़ी आसान है बोलना कहना, क्योंकि हम तो हर मौसम के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। साथ में हमारे पास काफ़ी सिक्योरिटी है, घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, पैसा है। लेकिन आदि मानव के पास ऐसा कुछ था नहीं। तो उसके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेस थे, जैसे अवेलेबल प्लांट और जो अवेलेबल एनिमल थे जंगलों में, उसी पर उसको डिपेंड होना पड़ता था। और एक समय के बाद जंगल में जानवर कम होने लगे, क्योंकि बड़े जानवर का शिकार कर नहीं सकते, छोटा जानवर इनको आसानी से मिलता नहीं, जो वनोपज है वो भी इनको आसानी से प्राप्त नहीं होती थी, इसलिए वो मूवमेंट करते थे। तो पहला रीज़न ये हुआ कि उनको अपनी जो लिवलीहुड है, जो जीविकोपार्जन है, उसकी सिक्योरिटी के लिए उन्होंने मूवमेंट किया एक जगह से दूसरी ओर। दूसरे जो इसका रीज़न ये बताया गया कि क्यों उन लोगों ने मूवमेंट किया, कि जो जानवर होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है अपने शिकार के लिए, या उसको वहाँ अच्छा जीवन स्तर मिलता है, उसको पानी की सुलभता रहती है, उसको खाना मिलता है, तो वो मूवमेंट करता है। और जो इंसान है, जो कि हंटर है, जो कि शिकारी है, वो भी उस जानवर के पीछे मूवमेंट करता है। तो दूसरा रीज़न यहाँ पे ये है कि जिस तरह एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे और इन द केस ऑफ डियर और वाइल्ड एनिमल, उस तरह इंसान भी, जिस तरह वो जानवर अपने खाने की खोज में एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, उस तरह वो जो जानवर है वो आदि मानव का खाना था, तो उसके पीछे आदि मानव ने मूवमेंट किया। तीसरा यहाँ पे रीज़न बताया है कि अलग अलग मौसम में अलग अलग जो पेड़ है वो अलग अलग फल देते हैं। तो कोई पेड़ है जो कि सिर्फ गर्मी में फल देता है, कोई पेड़ है जो ठंड में फल देता है। तो जब गर्मी का मौसम आता है तो वो उस पेड़ की ओर मूवमेंट करते हैं, उस जंगल की मूवमेंट करते हैं जो गर्मी में फलता है। जब ठंड का मौसम आता है तो जो आदि मानव था वो उस जंगल की ओर मूवमेंट करता है जहाँ पे उसको ठंड में खाने के फल मिल सके, वनोपज मिल सके। तो तीसरा रीज़न यहाँ ये बताया गया है कि ऐसे पेड़ों और
प्लांट्स की खोज में, जो अलग अलग मौसम में अलग फल देते हैं, उनके लिए मूवमेंट किया जाता था। और चौथा सबसे मेन रीज़न ये है कि पानी की तलाश में मूवमेंट करते थे, क्योंकि अगर एक ही जगह जनसंख्या रहती थी तो वो जो पानी का सोर्स है वो तो लिमिटेड है, बारिश होगी तो पानी भरेगा और वो पानी कब तक चलेगा। आज भी हमें पानी की दिक्कत होती है। तो पानी की खोज में इन लोगों का जो आदि मानव है उनका मूवमेंट होता था। तो बेसिकली इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि आदि मानव ने मूवमेंट क्यों किया, तो आप उसमें खाना, पानी, शिकार, ये सब लिख सकते हैं और उसको एलैबोरेट कर सकते हैं। अब दूसरा तुषार के मन में सवाल है कि हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, हम कैसे जान पाए इन लोगों के बारे में, या हमें ऐसे कौन से सोर्सेस थे जिन्होंने बताया कि ऐसे भी कुछ आदि मानव लोग रहे यहाँ से लाखों साल पहले और उनका जीवन ऐसा था। तो इसके लिए सबसे जो हमें थैंकफुल होना चाहिए वो आर्कोलॉजिस्ट हैं, जो भूवैज्ञानिक हैं। वो हमको इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। उन्होंने समय समय पे कई सारे ऐसे पत्थरों से बने हुए हथियार ढूंढे हैं जिनके अलग अलग यूज़ थे। जैसे इसमें आपको हथियार दिख रहा है, जो इधर वाला जो हथियार है लेफ्ट वाला, ये गड्ढा करने के लिए उपयोग होता था। ये सब पत्थर से बने हुए हैं, इसलिए हम ये पाषाण युग में है, स्टोन एज में अभी। और जो राइट वाला जो है ये एनिमल की जो स्किन होती है उसको फाड़ने के लिए, उसको चीरने के लिए उपयोग होता। तो अलग अलग उनके डिज़ाइन है। तो ये सब चीज़ की जो पढ़ाई आर्कोलॉजिस्ट करता है, और उसने बताया कि जो उस टाइम का जो आदि मानव है उसका जीवन का तरीका कैसा था और वो कैसे जीता था। अब ये जो आर्कोलॉजिस्ट है, जिसके लिए हमारे देश में सबसे बड़ी संस्था आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है और ये किस ईयर फॉर्म हुई थी। तो इसने देश के अलग अलग हिस्सों में खुदाई की और अलग अलग स्थान से उसको बहुत सारी चीज़ें मिली। और वो जो चीज़ें मिली, चाहे वो हथियार हो, चाहे वो पॉटरी हो, चाहे वो कंकाल हो, चाहे वो आदि मानव, या फिर ऐसे कोई पेड़ हो, या फिर उनसे जुड़ी हुई कोई और भी चीज़ें, इससे उन्होंने अलग अलग एजेस के बारे में डिफाइन किया कि ये जो इलाका है, जैसे हम बुर्ज होम की बात करें, इस इलाके को कहा कि न्यूलिथिक साइट, मतलब नवपाषाण काल। तो अलग अलग इन्होंने इलाकों को खोजा, उनकी खुदाई की, फिर उनसे जो उन्होंने प्रमाण मिले, जो अवशेष मिले उन साइट से, उससे उन्होंने कैटेगराइज किया विद द हेल्प ऑफ रेडियोकार्बन डेटिंग कि कौन सा इलाका कितने साल पुराना है और वहाँ पे कितने हजारों लाखों साल पहले कौन रहा करते थे, उनका जीवन जीने का तरीका कैसा था। तो ये जो मैप है काफ़ी अच्छा मैप है। इसमें अलग अलग साइट्स दी हुई है। कुछ साइट हमारे देश में अभी हैं, कुछ पाकिस्तान में है, मॉडर्न पाकिस्तान, कुछ अभी मॉडर्न अफगानिस्तान में भी है। तो इस मैप को आप अच्छे से देखिए। जैसे बुर्ज होम की बात है, कश्मीर में है, और यहाँ पे इसके आगे ये जो आकार है ये स्क्वायर का है, और स्क्वायर में आप देखिए यहाँ पे लिखा है न्यूलिथिक साइट, मतलब नवपाषाण युग। अभी हम नीचे पढ़ेंगे कि नवपाषाण युग का जो टाइम पीरियड था वो क्या था, पैलेलिथिक का क्या टाइम पीरियड है, मेगालिथिक का क्या टाइम पीरियड है, और ये लिथिक मतलब क्या है, ये सब की मीनिंग हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो इस मैप को आप अच्छे से देखिए। कभी आपके सवाल है कि भीमबेटका कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में भीमबेटका में हमें केव्स मिली हैं, वहाँ पे चट्टानों के अंदर हमें रॉक पेंटिंग्स भी मिली है, और मध्य प्रदेश की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। जैसे मुंबई की बात है, इनाम गांव, ये सब इनाम गांव महाराष्ट्र में है। तो आप इनको देखिए, इसमें देखिए जो ट्रायंगल शेप में, जैसे ये सब पैलेलिथिक साइट है, मतलब अगर आप इसमें चलेंगे तो भीमबेटका पैलेलिथिक साइट है, मतलब पूरा पाषाण युग की ये साइट है। उसके बाद कुरनूल केव्स, हंगसी, ये सब पैलेलिथिक साइट है। ये मैच द फॉलोइंग में आती है कि आपको एक साइट का नाम दे दिया जाएगा और बगल में समय दे दिया जाएगा कि ये पूरा पाषाण काल के है, नवपाषाण काल के है, न्यूलिथिक साइट है, ये पैलेलिथिक एज की साइट है। तो इसको आप एक दो बार देखिए, आपको याद हो जाएगा। तो ये जो आर्कोलॉजिस्ट हैं, इन लोगों ने समय समय पे खुदाई की और अभी भी खुदाई हो रही है, और इसका जो श्रेय जाता है वो ब्रिटिश एम्पायर को जाता है। उन्होंने आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को स्थापित किया था। तो उन्होंने अलग अलग हमें फाइंडिंग्स मिलती रहती हैं। अब जैसे हम भीमबेटका की बात करें, ये जो आपको तस्वीर दिख रही है भीमबेटका की, भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। और मध्य प्रदेश का रायसेन जिला मध्य प्रदेश का इकलौता ऐसा जिला जिसके पास 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मध्य प्रदेश के पास कुल 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, विश्व विरासत स्थल, जिसमें से सांची और भीमबेटका दोनों रायसेन जिले में। अब ये जो ये चट्टान दिख रही हैं आपको, इस चट्टान के अंदर पेंटिंग्स हुई हैं जिनको हम रॉक पेंटिंग्स कहते हैं। इसको अपन देखते हैं, पहले देखते हैं कि इसके बारे में क्या लिखा है इस यहाँ पे। जैसे कि एज स्टोन टूल्स वर इम्पोर्टेंट, पीपल ट्राइड टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वॉज ईजिली अवेलेबल। तो यहाँ पे एक रॉक पेंटिंग्स का एक दृश्य है, ये भीमबेटका के रॉक पेंटिंग है। इस पेंटिंग को देख के आपके मन में क्या समझ में आ रहा है?
अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये जो पीछे वाला है ये आदमी है और ये चेस कर रहा है अपने शिकार को, और जो शिकार है ये 4 पैर वाला हिरण भी है, हो सकता है गज़ेल या कोई भी ऐसा जानवर हो सकता है, और इस पेंटिंग में शिकार को दर्शाया गया है। तो ये जो पेंटिंग है ये रॉक पेंटिंग है और ये भीमबेटका में है। तो मैनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स आर फ्रॉम मध्य प्रदेश, भीमबेटका एंड सदर्न उत्तर प्रदेश। दिस पेंटिंग शो वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉन एंड ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल। ये पेंटिंग दोस्तों उन लोगों ने बनाई है जिन लोगों को खेती करना नहीं आता था, जिन लोगों ने बसाहट ढंग से शुरू नहीं की थी। ये स्टोन एज के लोग थे, आदि मानव थे। इन लोगों ने इतनी अच्छी पेंटिंग की और ये पेंटिंग आज भी सुरक्षित है हमारे पास। तो क्या इन्होंने कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया था और क्या उनका सेंस ऑफ ह्यूमर था, क्या उनकी सोच थी, उन्होंने क्या सोचा, क्या समझा, क्या बनाया, ये तो समझ से परे है, लेकिन जो भी किया मास्टरपीस है ये, इसलिए हम इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखे हुए हैं। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये भीमबेटका की है। अब यहाँ पे साइट्स का यानी स्थल का मतलब बताया हुआ है कि जो साइट या स्थल होते हैं वो ऐसी जगह होती है जहाँ से हमें पुराने समय के कोई औजार या पॉट्स या बिल्डिंग्स फाइंड होते हैं, उनको हम साइट या स्थल कहते हैं। जैसे हम अभी तक बोलता ही आ रहा हूँ कि पैलियोलिथिक साइट है, न्यूलिथिक साइट है। बुर्जहोम जिसकी हमने बात की थी वो न्यूलिथिक साइट है, यानी नवपाषाण काल की एक स्थल है। और ये सब को खोजने की जो सोल अथॉरिटी है, जो सोल डिपार्टमेंट हमारे पास, वो इंडिया में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। अब यहाँ पे बताया गया है जो हेडिंग है फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, आग के बारे में जानिए। तो सबसे पहले इसमें बोल दिया फाइंड अबाउट द कुरनूल केव्स। तो कुरनूल केव्स आप फाइंड करिएगा, आपको सदर्न इंडिया में मिलेगी। और ये देखिएगा कुरनूल केव्स कौन सी साइट है, पैलियोलिथिक साइट है या न्यूलिथिक साइट है या मेसोलिथिक साइट है। तो कुरनूल केव्स में हमें राख मिली, ऐश मिला, और राख मिलने का मतलब है कि वहाँ पे आग का उपयोग होता था, उस जगह पे आग जलाई गई होगी, उससे कुछ बनाया गया होगा। मतलब ये हमें चीज़ बता रहा है कि कुरनूल केव्स में रहने वाले जो लोग हैं उनको आग के बारे में, फायर के बारे में पता था और वो फेमिलियर थे आग के यूज से। अब बात करते हैं यहाँ पे नेम्स और डेट्स के बारे में। तो जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं वो अलग अलग साइट को अलग अलग नाम देते हैं, जैसे हमने पढ़ा है पैलियोलिथिक, न्यूलिथिक या मेसोलिथिक। तो यहाँ पे जैसे पैलियोलिथिक की बात हो रही है, पैलियो का मतलब है ओल्ड और लिथिक मतलब स्टोन। तो जो पुराना चट्टान है उसको पैलियोलिथिक या पुरापाषाण युग कहा गया। और इसका जो समय पीरियड है 20 लाख साल से लेकर 12,000 साल तक का है। मतलब आज से 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक का ये जो पीरियड है ये पैलियोलिथिक आता है। अगर हम मेसोलिथिक की बात करेंगे तो ये 12,000 साल से लेकर, बीसी भी कह सकते हैं, 12,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी, इसे मेसोलिथिक कहा जाता है। और जो न्यूलिथिक है वो 10,000 बीसी से लेकर जो वक्त है उसे न्यूलिथिक कहा जाता है, नवपाषाण युग। तो अलग अलग यहाँ पे टाइम पीरियड के हिसाब से इन्होंने अलग अलग नाम दिया है। यहाँ पे छोटे छोटे जो चट्टान मिले उन्हें हमने माइक्रोलिथ का नाम दिया है। और माइक्रोलिथ का मतलब है कि ये जो छोटी चट्टान है इसको जो लकड़ी का डंडा होता है उसमें वो चट्टान को बांध के एक तरह से कुल्हाड़ी या एक्स के रूप में वो उपयोग करते थे। जो अगली जो बात है वो बोल रहा है चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो समय के साथ जैसे अराउंड 12,000 साल पहले जो कि न्यूलिथिक का शुरू होने का समय है, तो क्लाइमेट जो वर्ल्ड का क्लाइमेट था, जलवायु, तो उसमें काफ़ी बड़ा शिफ्ट आया। और